हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आज से हम अपनी पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पॉलिटी पूरी तरह से ल्यूसेंट बुक पे बेस्ड होने जा रही है। तो ये ल्यूसेंट के ऊपर ही है। ल्यूसेंट से ये हमारे नोट्स रहेंगे और इसे मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ और आज किस तरह का बन करके हमारे सामने तैयार है। और आज इसमें जो जो अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपने भारत देश, अपने भारत गणराज्य को जानते हैं। तो यही हमारी वीडियो का टॉपिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय गणराज्य। अब ये क्या है? तो देखिए, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स का यूनियन है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की है? यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक पार्लियामेंट रहता है, उसी के थ्रू यहाँ की गवर्नमेंट गवर्न करती है। आगे देखते हैं। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो संविधान में भारत को किस तरह का दिखाया गया है, तो उसमें कई वर्ड दिए हुए हैं जिन वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे। ये वर्ड कई काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये भारत जो हमारा देश है ये सोवरेन सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है? सोवरेन मतलब ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, मतलब हम किसी भी देश के या किसी बाहरी ताकत के दबाव में रहकर कोई भी काम नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। ये सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिलेगा। देश के जितने भी संसाधन हैं इस पे हर एक भारतवासी का पूरा पूरा अधिकार होगा। उसके अलावा सेक्युलर, यानी कि जो हमारे भारत देश का स्टेट होगा, यानी भारत देश की जो गवर्नमेंट होगी या जो स्टेट होगा वो उसका कोई भी एक रिलीजन नहीं माना जाएगा, यानी कि ये कोई हिंदू देश या ये कोई मुस्लिम देश या कोई सिख देश, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट रहेगी, जो स्टेट रहेगा, पूरी तरह से सेक्युलर रहेगा। उसके अलावा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मीनिंग है जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी वो गवर्नमेंट क्या होगी? लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी तानाशाह उठ करके इस पर अपनी सरकार स्थापित कर लेगा। और रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग होता है गणराज्य, यानी कि यहाँ हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? वो इलेक्ट होगा। यानी कि जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, तो वो हमारे इलेक्ट होते हैं, ऐसे डायरेक्टली कोई भी बना नहीं देता है। तो ये होता है इन वर्ड्स का मतलब। आगे देखते हैं। आगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हर लॉ, हर नियम पास करा जाता है। अब ये जो है इसे अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये अडॉप्ट तो कर लिया गया था, लेकिन जो एनफोर्स है, इसे लागू किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 से, जो कि हमारा रिपब्लिक डे भी होता है। तो यही हमारा रिपब्लिक डे होता है। ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए देखते हैं। रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, पावर और राइट्स। किसको, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पावर किसके पास रहेगी और क्या राइट्स रहेंगे किसके पास, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट रहती है वो रहती है फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर्स। मतलब फेडरल यानी एक संघीय ढांचा रहता है जिसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का रहता है, एक संघ का सिस्टम रहता है, मतलब हर एक तरह की गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट रहती है। तो वही आगे बोल रहा है कि पावर जो है वो डिवाइड करी जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एक हमारा सेंटर की पावर होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और अलग अलग स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ एमरजेंसीज में काम करती है। मतलब जब देश में एमरजेंसी लगती है, ये हम आगे देखेंगे, तो जो सेंटर है उसकी पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जो रेसिडुअल पावर्स है वो पार्लियामेंट के अंदर रहती हैं। मतलब जो भी पावर्स इन दोनों के बीच में रह जाती हैं वो सारी पावर्स पार्लियामेंट को मिल जाती है। तो ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट का। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वो कैसे? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे,
जिसे हेड करेगा कौन, पीएम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, जो कि रूल बनाता है। ठीक है, तो वो जो है हेड कहलाएगा, और वो प्रेसिडेंट की एडवाइस पे, प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस पे कोई भी एक्ट को पास कर सकता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर अगर बात की जाए तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एक तरह से बोला जाए तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए। और एक काउंसिल ऑफ, हाँ देखिए वही बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज रियल पावर, मतलब रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट कोई भी लॉ पास करेगा। तो ये हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आप देखिए आर्टिकल 74 की बात की जा रही है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करता है पीएम। अब प्रेसिडेंट जो होता है वो इन्हीं की एडवाइस पे काम करता है, मतलब पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इनको एडवाइस करेगा वही लॉ प्रेसिडेंट के थ्रू पास होगा। तो रियल एग्जीक्यूटिव की पावर की बात करें तो ये इसी काउंसिल में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लोकसभा की बात करते हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। एक बार अगर लोकसभा में मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है। मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक पावर में है जब तक इनके पास मेजोरिटी है, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी रहेगी, लोगों की सहमति रहेगी, तब तक तो गवर्नमेंट चलेगी। जैसे ही लेकिन मेजोरिटी ख़त्म होती है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें, देखिए जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होता है, सेम ऐसे ही स्टेट का भी ढांचा चलता है। सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है। ठीक है, स्टेट में गवर्नर होता है। जैसे पीएम होता है सेंटर में, वैसे स्टेट में कौन होता है, सीएम होता है। ठीक है, जैसे ये लोकसभा में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट में क्या होता है, स्टेट असेंबली होती है जहाँ पे एमएलएज बैठते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट एग्जीक्यूशन की बात है। सेम वैसा ही रहता है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, पीएम की जगह पे सीएम, और लोकसभा की जगह पे स्टेट असेंबली रहती है। तो ये वही कह रहा था, आगे देखते हैं। अब इंडियन लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरल पार्लियामेंट होता है। यहाँ पर दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा जो होता है इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये बाई कैमरल पार्लियामेंट होता है। आप सब जानते भी होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दो तरह के पार्लियामेंट्री हाउस होते हैं यहाँ पर। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें लेजिस्लेचर पावर की, तो देखिए यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और जो बाकी की रेजिडुअल पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास रहता है। ठीक है, कुछ पावर यूनियन में, कुछ स्टेट में, कुछ कॉन्करेंट होती है जो दोनों शेयर करते हैं, और बाकी की पावर पार्लियामेंट में रहती है। ये आगे और हम डीपली देखेंगे। अब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो देखिए संविधान में कुछ बॉडीज़ को इंडिपेंडेंट रहने का बोला गया है, इंडिपेंडेंट रहने की पावर दी गई है, जिसमें से कौन कौन सी हैं, जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, ये भी इंडिपेंडेंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी पीएससीज ये, और इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सबसे ऊपर होती है एपेक्स कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च कोर्ट होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे होती हैं हाई कोर्ट्स, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह। ये क्या करती हैं, इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स के अगेंस्ट बात हो रही है तो आप कोर्ट में जा करके उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए वेरियस लेवल की कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके ऊपर हाई कोर्ट्स, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने देश के बारे में बात करें तो कैपिटल हमारी न्यू दिल्ली है। यहाँ पर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से। आगे बात करें तो नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा तिरंगा। तो ये तिरंगा क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर होता है सैफ्रॉन कलर जो कि करेज को रिप्रेजेंट करता है, बीच में होता है वाइट कलर जो कि किसे पीस और ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, और बॉटम में होता है ग्रीन कलर जो कि इसकी ग्रोथ या हरियाली को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब क्या एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इंडिया की क्या ग्रोथ है। और बीच में होता है हमारा अशोक चक्र। तो अशोक चक्र किसको, लॉ और धर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब अशोक चक्र में नेवी ब्लू कलर का होता है, जैसे इसमें कलर मेंशन नहीं है तो ये नेवी ब्लू कलर का होता है, इसमें ये लॉ और धर्म को रिप्रेजेंट करता है।
अब नेशनल डेज़ की बात करें तो इंडिया में कुछ नेशनल डेज़ होते हैं जिस दिन हॉलीडे भी रखा जाता है, तो ये 3 नेशनल डेज़ होते हैं। 26 जनवरी ये हमारा रिपब्लिक डे है, 15th ऑफ अगस्त ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और 2 अक्टूबर ये हमारी गांधी जयंती होती है, महात्मा गांधी की जयंती। तो ये 3 हमारे नेशनल डेज़ होते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें इस पे। और हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए, पूरी पॉलिटी हम ऐसे कंप्लीट कराएंगे ल्यूसेंट बुक के थ्रू। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा। और ये सभी एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू वेरी मच।